इस कौम के बच्चों की तरबियत, मैं इसे भी अभी से अर्तगल दिखाना शुरू किया हुआ है और इसे मैं बताता हूँ कि यार तुमने उस्मान गाजी बनना है या अर्तगल गाजी बनना है। पैदा हुआ था, नाउ ही इज 6 months ओल्ड, ओए जवान, एंड इसका नाम मोहम्मद सुल्तान सलाहुद्दीन हैदर रखा। हैदर करार की जुर्रत और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार का जब मुजाहरा होता है ना, उसका एक अपना चाम होता है। ख़ानदान में बच्चा पैदा हो किसी जानने वाले का, तो मैं उसे कहता हूँ इसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रखो, या नूरुद्दीन जंगी रखो, या कासिम रखो, या तारिक बिन ज़ियाद रखो, या खालिद बिन वलीद रखो, जब तक आप हंसले हैं या लोले हैं तो कहने का मकसद ये है कि मेरे बाप ने मुझे मुजाहिद बनाया। वो मुजाहिद था, वो अफवाज पाकिस्तान में रहे, छोटे बेटे को फ़ौज में भेजा, पूरे ख़ानदान फ़ौज में। अगर मैं सिविलियन हूँ तो मैं अपनी फील्ड में रहकर इस कौम का डिफेंड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जवान भी फ़ौज में जाए, मुजाहिद बने, पाकिस्तान का दिफा करे। मैं अभी से इसे उर्तगल दिखाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हाँ, हम लोग, मैं बेगम और ये इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी उर्तगल देख रही है। वो मैं कहता जनाब मोदी साहब, तुसी जंग दी गल कर रहे हो, ख्याल रखियो कौम अर्तगल वेख रही है, कौम और ये थोड़ी वो जो इस्तेमाल शुदा अदाकाराएं हैं ना, वो नहीं देख रही। कौम ने अर्तगल देखना शुरू कर दी और अब ये कौम बड़ी तैयार बैठी क्योंकि अच्छा, पाकिस्तानी कौम इज़ द ओनली कौम इन द एंटायर वर्ल्ड जो जंग का नाम सुनकर खुश होती है कि चलो यार कोई मसरूफियत मिल गई। अच्छा, ये ऐसा क्यों? पाकिस्तान जो दूसरी कौम है वो जंग का नाम सुन के घबरा जाती है। हाँ, पाकिस्तानी कौम आपने कहा जंग का नाम सुन के खुश होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, क्यों अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ठीक है, ये मामला है, ये जज्बा शहादत। एक नारे तकबीर लगता है ना, ये कौम का सिपाही 20,000 के पीछे शहादत नहीं देता, नारे तकबीर और अल्लाह हू की सदा जो SSG वाले लगा रहे होते हैं उसके पीछे शहादत देते हैं। ये नारा किस कौम के पास है? नहीं है। यही चीज़ है जो हमारे जवान को वहाँ भेजती है बॉर्डर पे और वो शहीद होता है, जो वो लड़ता है आखिरी, वो उसका बाप उसे कहता है कि जनाब हाँ बेटे की लाश आई है, तो वो साहिब अवान साहब ने कहा लेफ्टिनेंट फैज सुल्तान शहीद के बारे में, अपने बेटे के बारे में, शहीद हुआ है, अच्छा रोको उधर ही, सीने पे गोली लगी है, पीठ पे लगी है, सीने पे लगी है सर, ले आओ। ये जज्बा होता है इस कौम का। अच्छा शहीद भाई, आपके वालिद आर्मी अफसर, आपको आपने कहा आपका एक भाई आर्मी में, ठीक, आप कह रहे हैं कि मैंने इसको तैयार करना है। हाँ, इसकी वजह क्या है? ये जो जज्बा है ये किस तरह जज्बा आता है? सर ये तरबियत में होती है। मेरी वालदा है, वो एक फ़ौजी की बेटी है, एक फ़ौजी की बीवी है, एक फ़ौजी की बहन है और एक फ़ौजी की माँ है। तो हमारा तो पूरे ख़ानदान इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना फ़ौजी थे, मेरे मामू फ़ौजी हैं, मेरा भाई फ़ौजी है, वालिद फ़ौजी हैं, ददयाल में भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी। तो ये चीज़ें आपको निसाब से नहीं मिलता, इश्क़ रसूल और हुब्बुल वतनी का जज्बा नसब से मिलता है, नसब से। ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, नूरुद्दीन जंगी को भी अपने नसब से मिला था। ये सारी हस्तियाँ जो हैं इनको इनके बुज़ुर्गों से ही वो इश्क़ रसूल और वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है मिला था। तो आई विश कि हमारे आने वाली नस्लें भी हज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क में अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दें। नहीं ये अभी जज्बाती हो गए। अच्छा शहीद भाई, क्या समझते हैं, देखें अभी कश्मीर पे बात हो रही है, क्या इससे पहले हमें भारत का टोटल बाइकाट नहीं करना चाहिए? उसकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है सर। ये कहानियाँ होती हैं हमारी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी इंडिया की फिल्में ना देखो, तो वो ठीक है नहीं देखते। और भाई कश्मीर नहीं आज़ाद होता यूँ, आपको ये कौम ने ख़त्म कर दिया इंडिया की फिल्में देखना। और इंडिया से आ कह रहा है, इधर केले आ रहे हैं, वो प्याज आ रहे हैं, वो कहते हैं प्याज नहीं देंगे, दफ़ा हो जाओ, नहीं लेने तुम्हारे प्याज, केले नहीं देंगे। इंडिया हमें धमकियाँ देता है, रखो अपने केले जहाँ मर्जी रखने, हमें नहीं चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि भाईजान कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ जिहाद है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। पहले भी आपको मैंने बात की थी, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, अगले 2 साल में अगर कश्मीर के लिए हमने जिहाद ना किया तो कश्मीर आज़ाद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अभी अफ़गानिस्तान में है, अमेरिका वापस जा रहा है। अभी अगर हम जिहाद करेंगे और अमेरिका पंगा लेना चाहे तो उसकी दुम पे हमारा पाँव होगा,
उसका रूट यहाँ से जा रहा है। लेकिन 2 साल बाद अगर अमेरिका दफ़ा हो गया ना यहाँ से, फिर वो हमें धमकियाँ देगा, हमें तंग करेगा। अभी तो हम लोगों के पास है ना उनके सारे अड्डों की सारी डिटेल्स हैं, अभी हम लोगों ने नहीं दुम हिलाने देंगे, उसकी दुम पे पाँव रखा हुआ है हमने। लिहाजा मैं यही कहता हूँ तमाम लोगों को कि इट इज़ द राइट टाइम कि आप कश्मीर को आज़ाद करवाएं। ठीक। अभी कल की वीडियो के बॉर्डर पे हालात काफ़ी कशीदा हैं, गोला बारी हो रही है, पाक आर्मी करी, लेकिन पाक आर्मी पे बात करूं, पाक आर्मी के खिलाफ लोग बोलते हैं, हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं, क्या वजह है? वो आर्मी जो डेली की यार ये जो 2-4 सियासतदान है ना, ये जो कहते हैं खलाई मखलूक, ये खलाई मखलूक उस वक्त बॉर्डर पर शहादतें दे रही होती है जब ये अपनी बेगमात के साथ सुकून की नींद सो रहे होते हैं। पॉलिसी से इख्तलाफ मुझे भी है मुशर्रफ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो जवान बेचारा शहादतें दे रहा है वो जो, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उन पॉलिसीज़ को आड़ बना के आप उन सिपाहियों, उन लेफ्टिनेंटों कप्तानों को बेचारों को तनकीद का निशाना बनाएं जो बेचारे वहाँ से सियाचिन से अभी गोली खा के आ रहे होते हैं और जैसी ठीक होते हैं CMH से तो फिर वॉलंटियर करते हैं, सर अभी हमें ज़रा LOC भेज दें। वो जब घर वापस आता है और आगे वो उसके शहर में नारे लग रहे होते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो कहता होगा कि यार मैं इन उल्लू के पट्ठों के लिए अपने सीने पे गोली खा रहा हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? उसके जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है। आपको इख्तलाफ है किसी जर्नल से, उसका नाम लेके बोलेंगे मुझे इससे इख्तलाफ। यहाँ पर आपने देख लिया आपकी क्या इज्जत है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं लेकिन हकारत की निगाह से हम पाकिस्तानियों को देखा जाता है या नहीं है ना? हमने अपना मेयार गिराया है, हमने झूठ बोला है और फिर हमने झूठों का साथ दिया है। आपको भिखारी समझा जाता है ना? क्यों? अब एक लतीफा सा है, इसमें शायद आपको हंसी ना आए, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएं तो आपकी आने वाली नस्लें संवर सकती हैं। अब गौर से सुनिएगा कि चांद पर एक स्पेसशिप जा रही थी। स्पेसशिप में अमेरिका से जा रही थी, 6-7 साइंसदान थे और एक टोनी नाम का कुत्ता मौजूद था। वो खबर जब दुनिया में लीक होती है ना कि इंसान चांद पे जा रहा है और साथ एक कुत्ते को भी लेके जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है कि इतनी तरक्की होगी साइंस को। तो ये साउथ पंजाब में लैया भक्कर का एक इलाका है। वहां पर एक बाबे को जब ये खबर पहुंची ना तो बाबा बदुआएं देने लग गया कि अल्लाह करे गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, चंद ते ना पहुंचे। पीपल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि बाबा जी वो स्पेसशिप ਤੁਹਾਡੀ है? ही रिप्लाइड नो, वो मेरी नहीं है। उसे जेड़ा कुत्ता जा रहा है वो ਤੁਹਾਡਾ है? कहता नहीं वो भी मेरा नहीं है। वो स्पेसशिप इस जेड़ा फ्यूल है, जेड़ा पेट्रोल डाला गया या डीजल डाला गया वो ਤੁਹਾਡਾ है? कहता नहीं वो भी मेरा नहीं है। तो लोगों ने पूछा बाबा वो तेनू तकलीफ की है, वो स्पेसशिप जब चांद पे जा रही है तो आपको क्या मसला है, क्यों बदुआएं दे रहे हो? अब गौर से सुने। उस बाबे ने कहा कि बेटा वो स्पेसशिप अगर खुदा ना खास्ता चांद पे पहुंच जाती है ना, और चांद पर चांद की अपनी मखलूक पहले से मौजूद होती है और 100 मरतबा खुदा ना खास्ता उस स्पेसशिप से अगर साइंसदान की जगह पहले कुत्ता बाहर आ जाता है तो कहीं चांद की मखलूक ये ना समझे कि जमीन की मखलूक ऐसी होती है, क्योंकि वो कुत्ता चांद पे जमीन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। अपने नुमाइंदे अच्छे चुने कहने का मतलब यह है। जब आपका हाकिम वक्त पिछले 20 सालों से हर हुकूमत में जाके कशकोल फैला रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, कभी अमेरिका, कभी बर्तानिया के गोटे गिट्टों में बैठ रहा है, तो पूरी दुनिया आपको भिखारी समझेगी। और जब तुर्कों का हाकिम वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जाके आंखें दिखाता है ना तो पूरी दुनिया उन्हें गैरतमंद समझती है। नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। आज यही पैगाम हम हाकिम वक्त को कहते हैं कि जनाब दलेर बनो, पूरी कौम तुम्हारा साथ देगी, लेकिन बनो दलेर। टीपू सुल्तान ट्वीट करके कश्मीर नहीं आजाद कराता था। टीपू सुल्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके मिन्नतें तरले करके कश्मीर आजाद नहीं करवाता था।
टीपू सुल्तान जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वो भीख नहीं मांगता था। और बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये सारा कुछ इनके आगे भीख मांगना, इनसे कश्मीर की भीख मांगना। बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। ये याद रखना कि हमें हुकूमत से, उसकी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान धरती मां है, इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। इस परचम, इसकी निस्बत से गौर से देखो, क्या गुम्बद खजरा से नहीं? इसका दुश्मन हमारा दुश्मन है। मैं क्यों प्यार करता हूं इस मुल्क से कि यहां पैदा हो गया? नहीं, एक वजह है कि यहां सऊदी अरब में आके भी आप लोगों को इस वतन, इस धरती मां का एहसास दिला रहा हूं कि यहां कमाओ, सारा कुछ करो, लेकिन अपने मुल्क को सर्व करो। सीने पे अपना इज्जत बहाल करना चाहते हो? पूछा जाता है, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? नो नो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। क्यों? क्यों? बोलो हाँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. I am from Pakistan, the only nuclear power in the entire Islamic world. When we became nuclear power, बताओ ना, सीने पे पाकिस्तानी परचम लगा के फिरो आज से। दुनिया के जिस कोने में हो, सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो, जहां जहां मजदूरी नौकरी कर रहे हो, सीने पे परचम लगाओ, तुम्हारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बताओ कि हाँ, मैं उस पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं कि जब ये न्यूक्लियर पावर बना ना, तो मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया था। वो फलस्तीन का बच्चा जो इजरायली तोपों के सामने किसी दौर में नारा लगाता था रो रो के कि नहनु अब्नाउल मुस्लिमीन व कुल्लुना सलाहुद्दीन, कि हम सब मुसलमान हैं और हम में से एक एक सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब आप एटमी कुव्वत बने तो उस बच्चे ने टंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहा कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ में कहते, मेरे हाथ में ये कंकर ना देखो, पाकिस्तान में मौजूद एटम बम देखो। पूरी दुनिया को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप लोग अपना दिफा नहीं करेंगे तो दुनिया ठुड्डे मारेगी, लाते मारेगी। और ये कानून है दुनिया का। फख्र से सीना तान के चलें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इश्क रखने वाली कौम ही हम है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है। क्यों ठंडी हवा और खुशबू आई रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को इस बड़े सगीर के खत्ते से? दोस्ताने ज़ीवकार, जब जब उम्मत मुस्लिमा पर मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तानी तैयारे ही गए, फलस्तीन तक गए। और मैं मानो ये आपके एयर मार्शल नूर खान के तैयारे गए, और जब उनके जहाजों को तबाह किया तो वो शुक्र अदा कर रहे थे कि जहाज पाकिस्तान से आए थे, जॉर्डन के नहीं थे, वरना तो ये मुसलसल हमें तबाह करते रहते। इन्होंने तो वापस चले जाना है, एशियंस हैं। तो अपनी कदर जानो यार। क्या किसी के घर से जाके खाना खा रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, अपनी हक हलाल की कमाई खा रहे हो? बराबरी की सतह में जीना सीखो, गुलाम बन के ना जियो। जिसकी गुलामी करनी है बस उसी हस्ती की गुलामी करनी है, उसके अलावा हमें इतने हम गिरे हुए नहीं है कि रसूलुल्लाह की गुलामी को छोड़ के किसी और की गुलामी में जाए। मैं वजीर आजम साहब से भी कहता हूं, जनाब खुदारा इस कौम के हाल पे रहम करो। इसकी इज्जत बहाल करनी है तो कह दो इस कौम से कि नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, महंगाई होगी बर्दाश्त कर लो, बस अब हम भीख नहीं मांगेंगे, बस अब हम किसी के कहने पे अपनी कौम के फैसले नहीं करेंगे, अब किसी के प्रेशर में आके हम रेमंड डेविस या कर्नल जोसेफ को वापस नहीं भेजेंगे, अब किसी के प्रेशर में आके हम आसिया मलूना को रिहा करने के लिए 80,000 लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, अब किसी के प्रेशर में आके किसी गुस्ताख को छोड़ने के लिए हम उलमा को शहीद नहीं करेंगे। ये काम कर लो, अल्लाह गवाह है, ये कौम घास भी खा लेगी तो शुक्र अदा करेगी।
मैं समझता हूं दुनिया का बेहतरीन सदर मुमलिकत डोनाल्ड ट्रंप और बेहतरीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। क्यों? आपको शायद नागवार गुजरे यह बात, क्योंकि वो जिस आइडियोलॉजी पर वोट लेके आए थे वो उस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। क्या हम रियासत मदीना की तकमील के लिए काम कर रहे हैं? जिस आइडियोलॉजी पे मोदी ने वोट लिया, कश्मीर को मैं ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा, उसने बनाया। मुसलमानों को मैं महसूर कर दूंगा उनके घरों तक, उनके बेसिक सिटीजन राइट, जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के, वो खत्म कर दूंगा, वो कर चुका। मुसलमान एहतजाज करेगा तो उस पर लाठी चार्ज किया जाएगा, हो चुका। मुसलमान मजीद कुछ करेगा तो मैं जामिया मिलिया दिल्ली की खवातीन के हॉस्टल्स की लाइट को बुझा के उनके साथ ज्यादती करूंगा, वो हो रही है आज। ये पिछले एक हफ्ते से जो पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग चुका है, 150 दिन तो कश्मीर के कर्फ्यू को होने को हैं। पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान को, जब से कैब ये जो बिल आप लोगों का हिंदुस्तान का पास हुआ, उस पर हो रहा है। तो जो शिवसेना, आरएसएस, आर्य समाज, बीजेपी, सिंगटन, संघ परिवार, ब्राह्मण समाज, इन ये तमाम तंजीमों की जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन इंडिया। मुझे बताएं, क्या इस्लामिक आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? और वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? बाहर से कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा और आफिया सिद्दीकी को वापस ले आएगा, हमसे तो तकरीरें करवा दो, हम तो बहुत हैंडसम हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आज उस आइडियोलॉजी को हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाहर से कोई सलाहुद्दीन अयूबी आएगा और कश्मीर की बहन के सर पे जो खींचा हुआ दुपट्टा है वो वापस दे देगा, हम तो एहतजाज अच्छा कर लेंगे हर जुमे आधा आधा घंटा खड़ा होके। सैयदना उमर फारूक ये कहते थे। फिर यहां तक कि जब वो नया कुर्ता उन्होंने पहना तो एक मुक्तदी ने उठ के पूछ लिया कि सैयदना उमर ये नया कुर्ता कहां से आया? तो उन्होंने ये नहीं कहा तुम नहीं जानते मैं इतने लाख मुरब्बा मील का हाकिम वक्त हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि यहां से आए, इतने इतनी बचत की। क्या हम जिसको वोट दे के इक्तदार में लाते हैं, क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि सर 16 साल हम आपके मुंह से डॉक्टर आफिया के नाम सुन रहे थे, आप क्यों नहीं सुन रहे? क्या हम नहीं पूछ सकते कि सर 16 साल से हम कश्मीर की बहन, मजलूम बहन का नाम सुन रहे थे आपके मुंह से, आज माशी इस्तेसाल क्यों याद आ गया आपको? पहले नहीं था? पहले हम लोग क्या एशियन टाइगर बन के फिर रहे थे? इराक में 12,000 बम गिराए गए, हम खामोश थे उस वक्त। इराक ईरान को लड़वाया गया, उम्मत को तकसीम किया गया, हम खामोश थे उस वक्त। इराक और कुवैत की जंग करवा दी गई, उम्मत को तकसीम कर दिया गया, हम खामोश थे उस वक्त। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, हम खामोश थे उस वक्त। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा दिया गया, हम खामोश थे उस वक्त। बाजोड़ के मदरसे के 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया, हम खामोश थे उस वक्त। फिर क्या हुआ? अब कश्मीर में जुल्म है, हम खामोश हैं। अब मुझे यह बताएं, पूरी उम्मत को तो आग लगा दी गई है, पीछे रही हम गए। तो जब हमारे घर की खिड़की पे पत्थर मारा जाएगा और वो टूटेगी, तो उम्मत अगर खामोश रहेगी तो हम उम्मत से गिला नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जब इराक में 12,000 बम गिर रहे थे, हमने हाईएस्ट लेवल अवार्ड जॉर्ज बुश को दिया था। आज अगर मोदी को ये अरब ममालिक जाके हाईएस्ट लेवल अवार्ड देते हैं तो हम उनसे गिला नहीं कर सकते। हम क्यों कहते हैं जी आप शेख साहब आइए हमारी जंग लड़ लीजिए, आप इमाम साहब आइए हमारी जंग लड़ लीजिए फलां मुल्क के? क्यों? आपके घर पे कब्जा है भाईजान, आपने छुड़वाना है, मोहल्ले ने आके नहीं छुड़वाना। मोहल्ले वाला तभी कूदेगा जब आप गिरेबान पकड़ेंगे काबिज का। यू गॉट माई पॉइंट? यहां से आप लोगों ने क्या कैंपेन लॉन्च करनी है? आप लोगों ने ये कैंपेन सिर्फ लॉन्च कर लें कि सर आज के बाद, आज से पहले भी हमारे दादा परदादा आपको वोट देते रहे बरादरी की निस्बत पे। जो भी खान मलिक चौधरी आता है ना, हम लोग तो हैं तो बेचारे ज़मींदार टाइप के गरीब लोग हैं, हमारे पास जो खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब आएंगे उन्हें कहेंगे खान साहब हम आपके बच्चों के भी नौकर हैं, आपको वोट चाहिए हम आपको वोट देंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त इस इलेक्शन में हम बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। इस इलेक्शन में हम कीमे वाले नान पे अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। इस बार हम आपको वोट देंगे, आप किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी से हों, हमें एक चीज़ स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें, हमारी गली पक्की नहीं होती, खैर नहीं होगी, पहले भी गुजारा कर रहे हैं हमारे दादे परदादे ऐसी गलियों में, गैस नहीं मिलती, कोई मसला नहीं सर, माशी इस्तेसाल है, हमें पता है मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, अच्छा बिजली लोड शेडिंग होगी सर, कोई मसला नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, हमारे दादे परदादे भी उसके बगैर रहे, 2-4 घंटे बिजली नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान ने नहीं डूबना। हाँ, स्टाम्प पेपर पे ये लिख देते हो कि आफिया सिद्दीकी को वापस ले आएंगे, तो ठीक है जनाब, वोट आपका है।
स्टाम्प पेपर पे ये लिख दोगे कि जनाब जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उस पर हम कुछ कर लेंगे, जनाब वोट आपका है। एक लेटर तो लिख लें जनाब हमारे जनरल राहील शरीफ साहब को, कितने हैंडसम प्यारे आदमी है, कि सर आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, उम्मत आपकी तरफ देख रही है, आप इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के चीफ हैं। सर वो जो जहाज के करतब दिखाए जा रहे होते हैं सऊदीया में जाके, हमें बता दीजिए ना उसका रुख कभी कश्मीर की तरफ हो जाए, कभी फलस्तीन की तरफ हो जाए, कभी सीरिया या बर्मा की तरफ हो जाए, कभी लेबनान की तरफ हो जाए, क्यों नहीं हो रहा? क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा? अगले दिन ये होगा कि बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाएंगे, शहीर सियालवी गद्दार वतन हो गया, शहीर सियालवी रॉ का एजेंट हो गया, ये तो एनडीएस पेड है, इसे तो सीआईए पेड कर रही है, ये तो इदारों से लड़वा रहा है, इदारों से नहीं लड़वा रहा। शहीर सियालवी पिछले 8 साल से अफवाज पाकिस्तान के हर चीज पे उसका दिफा कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, लेकिन मसला ये है कि उसे यह हक है सवाल करने का कि उम्मत मुस्लिमा की अफवाज क्यों खामोश हैं। इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जब बना तो उसका चीफ गेस्ट उसकी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्यों बना के पेश किया गया? ये इसी तरीके के कि नून लीग जलसा कराती है, जरदारी साहब जलसा कराते हैं और इमरान खान को मेहमान खुसूसी बुला लेते हैं। ऐसा कभी हुआ है? मलेशिया के इजलास में हम इस वजह से नहीं जा सके, जहां उम्मत का इत्तेहाद हो रहा था, हमने ये उन्हें मगरब को कहना था कि जनाब हम तुम्हारे डॉलर को जूते की नोक पे रखते हैं, हम अपनी इस्लामिक करेंसी को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं जा सके कि हमने कर्जे लिए हुए। याद रखिएगा, आप आज ये गिला करते हैं, मेरा भाई यही बात इससे पहले कर रहा था, आप गिला करते हैं कि हमारे तालीमी निज़ाम में किसी दौर में हमारे बुज़ुर्गों को गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का टॉपिक पढ़ाया जाता था, किसी दौर में तारिक बिन ज़ियाद, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी, टीपू सुल्तान पढ़ाया जाता था। आज उस तरह नहीं पढ़ाया जाता। क्या वजह है? मैं आपको एक वजह बताता हूँ। ये जो हमारी जितनी NGOs और हमारे जितने लोग स्पॉन्सर्स में ऊपर USAID का नाम नहीं लिख लेते, और ये जो बड़ा बड़ा यूनाइटेड नेशन से जी हमें फंडिंग आ रही है, हम तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, बच्चों की मदद कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं अगर किसी को कर्जा देता हूं ना, तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे बूट पॉलिश करे, मेरी गाड़ी पे कपड़ा लगाए, वो मेरे चरणों में बैठे मुझे बोले नवाब साहब, पीर साहब, खान साहब, आपकी क्या बात है जनाब, चौधरी साहब तुसी जियो तो बच्चे भी जिए। इसी तरह ना होता क्या है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं उसकी बेटी भी उठा के ले जाऊं ना, तो वो उसकी जुर्रत नहीं होगी बात करने की, क्योंकि उसने कर्जा दिया हुआ है। मैं उसे लात भी मारूं तो उसकी जुर्रत नहीं होगी बात करने की, क्योंकि मैंने उसे कर्जा दिया हुआ है, वो मेरा मकरूज है। तो जब हम कर्जा लेते हैं तो जनाब दुश्मन या जिससे हमने कर्जा लिया है ना, वो आफिया सिद्दीकी को उठा के ले जाता है, हम बात नहीं कर सकते। वो रेमंड डेविस की सूरत में आके 2 बच्चों को कत्ल करके चला जाता है, हम जुर्रत नहीं हो सकती हम उसे कुछ बोलें। वो कर्नल जोसेफ की सूरत में हमारे बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचल के चला जाता है, हम रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से उसे वापस भेज देते हैं, जुर्रत नहीं होती बात करने की, क्योंकि हम मकरूज हैं। आज सोल्यूशन क्या है? कब कश्मीर की आवाज सही तरीके से उठाई जा सकती है? वो तब उठाई जा सकती है जो हम मांगे तांगे की 2 रोटियां मांग रहे हैं ना। कभी बरतानिया से 1 रोटी मांग ली दिन के गुजारे के लिए, वर्ल्ड बैंक से मांग ली रात के गुजारे के लिए, नाश्ता जो है हमने वो अमेरिका से मांग लिया। जब ये मांगे तांगे की 2 रोटी को मुस्तरद करेंगे और हक हलाल की आधी रोटी पे गुजारा करेंगे, तब जाके कश्मीर इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर हम ये तहिया कर लें बहैसियत कौम के टमाटर 300 के हो गए सर 450 के हो जाए, कोई मसला नहीं, टमाटर नहीं खाएंगे ना, जहाँ 6 खाते हैं वहाँ 1 खा लेंगे, चिकन कढ़ाई कुछ अरसा नहीं खा लेंगे। एक काम कर लें, कर्जा लेना छोड़ दें। हम मजीद बेगैरती नहीं कर सकते, हमारी बहन की इज्जत लूटी जा रही है और हम जाके कर्जे ले रहे हैं। सर इस तरह काम हमसे नहीं होगा, इस तरीके से हम पाकिस्तान नहीं चलाना चाहते। तब जाके वो उस बहन का हक अदा होगा। मैं ज़्यादा ताखीर हो जाए मुझे बताइएगा, जिस दिन हम ये फैसला करेंगे तब जाके उस बहन का हक अदा होगा जो उस वक्त एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अपने बूढ़े बाप के साथ आ रही थी, वो जवान बेटी, और उसके बच्ची को रोक दिया गया, उसके बाप के सामने उसके साथ ज्यादती की गई और बाप को जकड़ लिया गया रस्सियों में, और बच्ची को जब काट के उसके बाप की गोद में फेंका गया तो वो आखिरी जुमले कह रही थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहिएगा। उसके सलाम का वालेकुम अस्सलाम उस वक़्त होगा जब हम कर्जे लेना छोड़ देंगे और गैरत और हमीयत के साथ दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। उस वक़्त उस माँ का
कर्ज पूरा होगा जिसने अपनी जवान बेटी को कुएं में छलांग लगवा दी थी, उन काबिज बदबख्तों से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब हम ये फैसला करेंगे कि आज के बाद हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखनी है, किसी के कहने पे हमने अपने ट्रिप्स कैंसिल नहीं करने, किसी के कहने पे हमने अफगानिस्तान का रास्ता नहीं देना कि जाके मेरे भाई की दाढ़ी नोचो और मेरी बहन की इज्जत को पामाल करो, किसी के कहने पे हमने अपने बरादर मुस्लिम ममालिक के साथ हालात ख़राब नहीं करने, किसी के कहने पे हमने पाकिस्तान को सुन्नी शिया फसाद के अंदर धकेलना नहीं है, किसी के कहने पे हमने पाकिस्तान को यहाँ पर हर गली कूचे में, हर चेक पोस्ट पे पठान को रोक के नहीं पूछना कि यार कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमने उनको सीने से लगाना है, हमने उनकी इज्जत करनी है, तब जाके पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। सिटिंग मिनिस्टर मौजूद थे, उनके सामने कहा था कि सर मैं नहीं कहता कि आप अमेरिका, भारत या इनके साथ जो है ना बिल्कुल ही कता ताल्लुक हो जाएं। अगर आप अमेरिका को भाई बनाना चाहते हैं तो भाई बनाएं, बाप ना बनाएं। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। बराबरी की सतह में जीना सीखें। एंड मैं चेयरमैन कश्मीर कमेटी और इन सब को बिठा के कहा कि सर इस वक्त गैरत का ये तकाजा है कि जहाँ इतना जुल्म हो रहा है वहाँ हमें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। तो एक मौसूफ गालिबन MNA थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप शायद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तंज़िया उन्होंने कहा, इसी बात पे मैं एंड करूँगा अपनी तकरीर का। उसने तंज़िया मुझे कहा कि बेटा अगर जंग हो जाती है भारत के साथ, जिस तरह की आपकी इंटेंशंस हैं, और बांग्लादेश की तरह हम कोई इलाका खो बैठते हैं खुदा ना खास्ता, तो क्या आप ज़िम्मेदार होंगे? मैंने कहा जी सर मैं ज़िम्मेदार हूँगा, क्योंकि आज से 200 साल के बाद जब मौरिख तारीख लिखेगा ना, तो वो ये ज़रूर लिखेगा कि पाकिस्तानी जो थे वो हारे हुए लश्कर में थे, लेकिन वो ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तानी बुज़दिल और बेगैरत हो चुके थे। और फिर ये बात याद रखिएगा, आखिरी जुमला, कई गवर्नमेंटल मैंने ज़िम्मेदारान को देखा ये कहते हुए कि जनाब कश्मीर में मैदान करबला बरपा है, तो मैंने उनसे वजाहत तलब की कि यानी कश्मीरी हुसैनी हैं? कहते हैं जी। मैंने कहा भारतीय फ़ौज? कहता है यजीदी है। मैंने कहा मुझे ना बताओ भारतीय फ़ौज यजीदी है और कश्मीरी हुसैनी है, मुझे बताओ कूफे वाला कौन है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस तरफ नहीं तवज्जो देते लोग, हम पे एजेंसियों के लेबल लगा देते हैं। आप लोगों को, नौजवानों जो FSC कर रहे हैं, आप लोग घुसो अफवाज पाकिस्तान में। आप लोग BSc कर चुके हो तो CSS का इम्तिहान दो। बेटा ये आप लोगों को जब तालीमी इदारों में प्रोफेसर हूद बाई जैसे 3rd क्लास प्रोफेसर बनवाएंगे, पढ़ाएंगे, और मीडिया पर बागी के नाम का ड्रामा चला के कंदील बलोच को आइडियलाइज करेंगे, तो कौम की बेटी कभी राबिया बसरी नहीं बनती। सिस्टम को कौन चेंज करता है? मिनिस्टर चेंज करता है? नहीं, आज तक सच तो बताया नहीं गया, ब्यूरोक्रेट करता है। आज तक इस्लामी तालीमी निज़ाम क्यों नहीं आया? मैं वो जज्बाती या रिवायती बातें नहीं कर रहा, आज मैं समझाना चाहता हूँ। आपका सबसे पहला जो फॉरेन मिनिस्टर था, सर जफरुल्लाह जिसे कहा जाता है, वो 3rd क्लास आदमी कादियानी था। और असदुल्ला शख्स एक जो यहूदी था, बाद में मुसलमान हुआ। कायदे आज़म ने कहा कि जो मुसलमान होते हैं हज़रत साहब, वो तो मुसलमान घर में पैदा होते हैं, उन्हें तो इतना मज़हब का नहीं पता होता, जो माँ बाप बताते हैं वो करते हैं। तुम क्योंकि यहूदी थे, तुम इस्लाम को सोच समझ कर ही कबूल किया होगा, पढ़ा होगा, लिहाजा तालीमी निज़ाम, इस्लामी तालीमी निज़ाम तुमने मुतारिफ़ कराना है, वो तरतीब दो। उसने कहा मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। इतने में कायदे आज़म इंतकाल फरमा जाते हैं। लियाकत अली खान वज़ीर आज़म आता है, और ज़फ़रुल्लाह को जब ये खबर पहुंचती है ना कि भाई असदुल्लाह साहब तो इस्लामी निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करा लें, हम तो काफिर करार दे दिए जाएंगे, हम तो मुनकर ख़त्म नबूवत के। आपको पता है ज़फ़रुल्लाह फ़ौरन उसकी पोस्टिंग करवा देते हैं खलीजी रियासतों में एज एन एम्बेसडर। वो रोता रहता है कि मेरी पोस्टिंग ना कराओ, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो कहता है नहीं, तुम्हें जाना होगा। और वो जाता है तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी जाती है। ये जो हुदैबिया मिल के रिकॉर्ड जले हैं ना, इसकी तारीख वो 1948 से शुरू हुई थी। आपकी हुकूमत ब्यूरोक्रेट चलाता है, मिनिस्टर 5 साल के लिए आता है, ब्यूरोक्रेट, ये चीफ सेक्रेटरी सारी ज़िंदगी के लिए आता है। मैं ये टेक्निकल बातें इसलिए कर रहा हूँ कि नौजवान ज़्यादा मौजूद हैं। नौजवानों
CSS का इम्तिहान दो, भेस बदल के जाओ, इनके दरमियान में घुसो। जब तक सिस्टम में घुसोगे नहीं, तब्दीली नहीं आ सकती इस तरह। नहीं तो कल को अमेरिका, आज तो हमें तकसीम कर रहा है ना फिरकावारियत या लसानियत की बुनियाद पे, आज तो इनडायरेक्टली हम पे कब्जा किया हुआ है। अपने इसने टाउट बिठाए हुए हैं हमारे ऊपर, और हर इदारे में बिठाए हुए हैं माजरत के साथ। ये फरिश्ते हजरात अगर सुन रहे हैं, सुनते रहें, हर इदारे में बिठाए हैं। बात यह है दोस्तान ज़िवकार, कल को अमेरिका डायरेक्टली आप पे आके काबिज हो जाएगा। फिर आप सिर्फ इस काबिल रह जाएंगे कि घर के बाहर अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद लिख सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आज बच्चों की तरबियत करें और इनको अफवाज में भेजें, पुलिस में भेजें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप्स में भेजें। कल को सिस्टम तब तब्दील होगा। इदारों में अपने आप को मजबूत करें। कादियानी आज हर इदारे में मौजूद हैं। आपको बेहतर पता है कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पे चकवाल में जब अटैक किया गया, हमारे मुसलमान शहीद हुए, उन्हीं के लवाहिकीन को जेल में डाल दिया। पता चला पीछे 2 कादियानी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो ऐसे लोग, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से भी ये मुतालबा करता हूं कि जनाब जो ऑफिसर्स पकड़े हैं CIA को इंफॉर्मेशन लीक करने वाले, उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि बाकी निशाने इबरत हासिल करें। कोई ऐसी हरकत करने के पीछे पहले तायीद करते हैं आप लोग। तो दोस्तान ज़िवकार, जो सबसे ज़्यादा मसला बनता है ये वुमनाइजिंग, ये औरत के पीछे पड़ जाते हैं, ये शराब के पीछे पड़ जाते हैं। हर मुक़्तदर इदारे में कई ऐसे लोग मौजूद हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमें अपने अफवाज का साथ देना है, लेकिन दरमियान में हर इदारे में मौजूद गद्दारों को निकालना है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई मशीर हो। और अब ये मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा, ये दर्स हमें किसने दिया नामूस रिसालत का? लोग आपसे पूछते हैं ना, ओ जी मौलवियों पीछे पै गए हो। उन्होंने बोला नहीं जी, हम ये दर्स कायदे आज़म ने दिया था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस कायदे आज़म ने लड़ा था। हमें ये दर्स अल्लामा इकबाल ने दिया था। गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी अल्लामा इकबाल ने बनाई थी। कायदे आज़म जेल में जाते हैं और कहते हैं इल्मुद्दीन तुम एक मरतबा कह दो, मैंने गुस्ताफ को जब कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूतों की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। इल्मुद्दीन तारीखी जवाब देता है, जनाबे वाला जिंदगी च पहला कम कीता है जेड़ा होश रह के कीता है। फिर अब कमरे अदालत में जब जाते हैं तो जज अंग्रेज था, साकिब निसार नहीं था जो खुद को मुसलमान कहता है, अंग्रेज था, खुद को काफिर कहता था। वो कहता है जनाबे वाला इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन फिर दलेरी से बोलता है, जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये जो 3rd क्लास बंदा मसनद वजारत पे बैठ के ये कह रहा होता है ये छोटा तबका है। मैं बताऊं ये छोटा तबका क्या है? इसी छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनको गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले तो उनके पास जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के ADC को भेजा गया। वो कहता है न्याजी, ये सुनिएगा बड़े गौर से, वो कहता है न्याजी साहब आज के बाद आप इन तहरीक ख़त्म नबूवत में ना नजर आए, हालात ठीक नहीं है मुल्क के। वो मुस्कराते हैं और जवाब नहीं देते। वो कहता है न्याजी यू नो आई एम इन यूनिफॉर्म, वी आर रनिंग द स्टेट एंड यू आर अंडर द स्टेट। मैं वर्दी में मलबूस हूँ, मैं रियासत चला रहा हूँ और तुम रियासत के माता है। तो न्याजी साहब कहते हैं बेटा मैं जानता हूँ तुम वर्दी में हो, यू आर इन यूनिफॉर्म, यू आर रनिंग द स्टेट एंड आई एम अंडर द स्टेट, बट लिसन आई वॉज इन यूनिफॉर्म व्हेन यू वर इन लिक्विड स्टेट। समझें कि मैं उस वक्त तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लिए उठाया था, तब मैं वर्दी में था, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये था छोटा तबका। कमरे अदालत में लेके जाते हैं, जज बुढ़ा नहीं था साकिब निसार की तरह, जवान सा था, नया नया आया था। वो कहता है न्याजी मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड उठाए, तुम्हारी सारी जिंदगी तहरीकों में गुजरी है। तंज करता है। न्याजी साहब कहते हैं मुस्कुरा के, बेटा अगर तुम्हारी जिंदगी, अगर तुम न्याजी की जिंदगी तहरीकों में ना गुजरती तो तुम आज इस कुर्सी पे ना बैठे होते, किसी थड़े पे पकौड़े बेच रहे होते। ये था छोटा तबका। और याद रखो मैं खैबर पख्तूनख्वा में हूँ, माओं की तरबियत, फिर आप लोगों ने जो बच्चों की तरबियत करनी है। वो एक 6 सितंबर की तकरीब थी,
एक जवान शहीद हुआ था हमारा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो पठान माँ को बुलाया जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, क्या तासुरात हैं। तो मैं समझ रहा था पठान माँ आएगी, रोएगी, कहेगी बच्चा बड़ा याद आता है, तो मैं मर खप गई हूँ। वो आती है आफरीन उस पठान माँ पे आती है और कहती है वतन अच्छा खपमशे, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये पाकिस्तान हमारे अकाबरीन ने बनाया, हमारे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने बनाया, हमारे पीर ऑफ मानकी ने बनाया, हमारे पीर ऑफ जकोड़ी ने बनाया, हमारे पीर पगाड़ा ने बनाया, पीर जमात अली शाह ने बनाया। अगर कोई कहता है इस मुल्क के ठेकेदार हो, बोलो हाँ, वफादार भी हैं, चौकीदार भी हैं, ठेकेदार कहते हो ठेकेदार भी हैं, तुम्हें इस पे काबिज नहीं होने देंगे। अल्लाह इस्लाम और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और अल्लाह इन दलेर बुजुर्गों का साया हम पे सलामत रखे, आमीन। हमारे साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो जिहाद की बात करता वो मौलवी अगले दिन गायब है। आपको मस्जिद के मेंबर पे नमाज का दर्स दिया जाएगा, रोज़े का दर्स दिया जाएगा, हज का दर्स दिया जाएगा, ज़कात का दर्स दिया जाएगा, और जब कहा जाएगा कि जनाब बहनों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो आप कहेंगे हम दुआएं करेंगे ना जनाब। वहाँ कहा जाता है जनाब ज़्यादती हो रही है, कौम की बेटी को उठा के ले गए अमेरिका वाले, जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, चलो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मौलाना साहब की दुआएं उनके साथ हैं, वज़ीर आज़म की भी जब सिर्फ दुआएं ही साथ हैं, तो भाईजान फिर आपके वज़ीर आज़म और हम में फ़र्क क्या हुआ। जब दुआएं ही आपके साथ हैं सिर्फ, तो फिर ये एटम बम क्या फूफी की शादी में तो नहीं छुड़ाना ना, इसे किसी मकसद के लिए रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम बात करें तो कहते हैं ये गद्दारी वाली बातें कर रहे हैं। भाई हमारे आबा अजदाद ने तुम्हें पाकिस्तान बना के दिया था, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने तोहफे में दिया था, पाकिस्तान पंजाब दिया था, अमीर मिलत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने पंजाब दिया था, पीर साहब पगाड़ा ने आपको सिंध दिया था, पीर ऑफ मानकी ने उस वक़्त जब एक तहरीक चल पड़ी थी नेहरू के हक में, तब पीर ऑफ मानकी ने उससे अगेंस्ट खड़े होकर कायदे आज़म का साथ दिया था। बड़ा मुश्किल वक्त होता था। तो खान ऑफ कल्लात ने किस तरह साथ दिया था। अब आप ये अंदाज़ा करें कि खान ऑफ कल्लात स्टेट को या बलूचिस्तान सूबे को अलग रियासत बनाना चाहते थे। उनका पूरा इख्तियार था बलोचों का, नवाबों का, कि आप पाकिस्तान का साथ दें या किसी का भी साथ दें। उसके पोते से पूछता है मुबशर लुकमान अपने प्रोग्राम में कि भाई तुमने क्यों ये तुम लोग आज पाकिस्तान से नाराज़ हो, तुम्हारे दादे के पास इख्तियार था, उसने क्यों साथ दिया। वो कहता है मेरा दादा अलग रियासत बनाना चाहता था, लेकिन ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब होती है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं, अभी अंग्रेज़ी में उसके ये अल्फाज थे, कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ बीइंग मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड यू आर ट्राइंग टू बिट्रे इट। एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बन रहा है, तुम उससे ख़यानत कर रहे हो। कहता है मेरे दादे ने कहा मुझ पर लाजिम हो गया कि अब मैं पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करूँ। तो जिस मुल्क के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। तो जिस मुल्क के सूबे भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हुक्म और तुफैल से बने, किसी की मजाल नहीं हो सकती कि इसकी तरफ मैली नज़र उठा के देखे। मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने खुद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की हैं इस मुल्क के साथ। हम लोगों ने सबसे बड़ा जुल्म कायदे आज़म को शहीद करके किया। अब आप बोलेंगे हैं वो शहीद हो गए। जो एम्बुलेंस आपने उन्हें दी थी ना, वो कभी अपने आबा अजदाद से पूछिएगा वो कितनी खूबसूरत एम्बुलेंस थी। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। गद्दारे मिल्लत का लक़ब दिया गया था मोहतरमा फातिमा जिन्ना को। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? माजरत के साथ एक दो के अलावा नहीं पता होगी। गद्दारे मिल्लत का लक़ब कायदे आज़म की बहन को दिया गया था। आपकी साबिक गवर्नमेंट का एक सिटिंग मिनिस्टर का वालिद था जिसने मोहतरमा का इंतखाबी निशान लालटेन होता था और उसने एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के उसे कराची की सड़कों पे घसीटा था और मोहतरमा से तशबीह दी थी। और मोहतरमा का जब पता चला कि इंतकाल हो गया है, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। फौरन जनाजे का ऐलान करके फौरन जनाजा करवाया गया। वो औरत बताती है जिसने गुस्ल दिया था मोहतरमा को, कहती है जिस्म पे कहीं कहीं जगहों पे खंजर के वार मुझे नजर आए थे, फील हुए थे। ये हाल आपने कायदे आज़म की बहन से किया। फिर कहते दुनिया में जो है वो जूते मारती है, दुनिया को ठुटे मारने चाहिए।
एहसान फरामोश कौम है हम, एहसान फरामोश। बच्चों को कायद का एहतराम तो सिखाया नहीं हम लोगों ने। हर किताब में एक जगह गया, वो बुजुर्ग गुस्से में आ गए कि आप क्या कह रहे हैं, हमने अच्छी तरबियत की है बच्चों की। मैंने कहा जनाब किताब पहली थमाई तो क्या पकड़ाया, कहते हैं ABC। मैंने कहा दूसरी किताब उठाई, क्या पढ़ाया बच्चे को, कहते हैं अलिफ बे पे। मैंने कहा यही सबसे बड़ा अलमिया है, तीसरे सफ़ा खोल के किताब का ABC, दूसरी किताब का भी तीसरा सफ़ा खोल के अलिफ बे पे पढ़ाते हो। और वो जिस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे उस किताब के पहले सफ़े पे जिस बाबे की तस्वीर लगी होती है, वो बाबा कौन है ये नहीं बताते। यही वजह है कि आपका बच्चा पहली बार कॉपी पेंसिल उठाता है तो उसी बाबे की दाढ़ी मूंछ बना रहा होता है और माथे पे टीके बना रहा होता है। देख लो जाके कॉपीज, नहीं बताते उसका एहतराम। वक्त का वली और दरवेश था वो। ये उन खुशनसीब लोगों में था मोहम्मद अली जिन्ना जिसे बेदारी की हालत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई थी और आपने हुक्म किया था कि वहां जाओ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए काम करो, बड़े सगीर में जाओ। Then the champion of human rights and renowned country in the field of software and computer science, India would not be at the top list among the world's most rape victim nations. Education. Kind of lesson. The country where sex education is necessary for the students of 5th and 6th class, what kind of moral values they are teaching to their students? वो अमेरिकन एम्बेसी वाली बात आती है कि वहाँ से जब से आया तो ये PTM का हामी हो गया। भाईजान कोई पहले तहकीक कर लिया करो। ये 2014 की बात है। अमेरिकन एम्बेसी एक और USAID के इश्तराक से ये लोग एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे जिसमें कहा था कि जी इज़ एजुकेशन नेसेसरी फॉर पीस, क्या तालीम अमन के लिए ज़रूरी है, आप इसके हक़ में बोलें या ख़िलाफ़ बोलें। मेरे HOD ने, मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में पढ़ता था, उनके शहीर तुम अच्छे तकरीर शकरीर कर लेते तो जाओ। मैंने कहा सर मैं अव्वल तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेता, मैं तो वैसे मुकर्रर हूँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। पीछे अमेरिका का झंडा लगा होगा, सामने मैं तकरीर कर रहा हूँगा तो कोई भी तस्वीर लगा के बोलेगा गद्दार हो गया। मैं वापस आया क्लास में, देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, हम लोग जो अमेरिका का झंडा पिछले 4-5 सालों से जला रहे थे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अखबार के नुक्कड़ में वो भी लोकल अखबार के नुक्कड़ में कोई छोटी सी सुर्खी लगी होती है कि शहीद सियालवी ने अमरीकी परचम नजर आतिश किया, अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम लोग अमरीकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा। मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा जाके मुंह पे बात करेंगे उनके सफ़ीरों काबीना के सामने। मैं गया HOD साहब के पास, मैंने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ। HOD साहब ने हंस पड़े, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब ये करना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा शहीद तो मुझे ज़रा तकरीर लिख के दो ना, और वो मैं देखूँगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा। मैंने खैर तकरीर शकरीर लिखी कि मलाला बड़ी नेक खातून है और आफिया सिद्दीकी को सही गिरफ़्तार किया गया और हमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना होगा। HOD साहब ने वो पढ़ी, मुस्कुराए, कहते हैं बेटा ज़मीर तो मेरा भी नहीं मानता कि तुम ऐसी बातें करो, ना ही तुम्हारा मानता होगा, लेकिन अलबत्ता पोजीशन इसी से आएगी। मैं क्या बिल्कुल सर पोजीशन तो इसी से आएगी। तो क्या पहन के जा रहे हो, शेरवानी तो नहीं पहन रहे? मैंने कहा नहीं सर वो शेरवानी तो नहीं ना, अमरीकी एम्बेसी का फंक्शन है तो पैंट कोट शैंट कोट टाई शाई लगा के जाएंगे। कहता हाँ, यही मैं तुम्हें बता रहा था कि वो कोई बुरा इंप्रेशन उन पर ना पड़ जाए। हम पहली बार ही हमारी यूनिवर्सिटी को जाने दे रहे हैं तो कोई अच्छा इंप्रेशन पड़े। खैर मैं आया, मैंने कहा यार अब वहाँ सच तो बोलना है लेकिन ज़रा सपोर्ट भी लेके जानी चाहिए। मैंने सर के पास दोबारा चले गया। मैंने कहा सर आपको पता है हमारा इदारा पहली मरतबा जा रहा है किसी एम्बेसी के प्रोग्राम में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BBA के बैच के 10-10 बच्चों को हम लोग ऑन बोर्ड लेते हैं। आप इजाज़त लें कि ऑडियंस के लिए हमें 30 बंदे चाहिए और एक टीचर भी हम रख लेते हैं उसमें ताकि बच्चे डिसिप्लिन उनका मेंटेन रहे। तो जब मैंने ये कहा कि टीचर भी रख लेते हैं तो उनके वहम गुमान में भी नहीं आया कि ये कोई जाके वहाँ पर दंगा शंगा करने के इरादे में। खैर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लिस्टें प्रोवाइड करो किस किस को लेके जाना चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपको लायक बच्चों की लिस्टें देता हूँ। अब ज़ाहिर है वो एक डिपार्टमेंट के HOD थे तो बाकी डिपार्टमेंट्स में कौन लायक है कौन नहीं है उससे तो उन्हें सरोकार नहीं था। तो मैंने जितने दान नुमा टाइप, माजरत के साथ वो सुन भी रहे हो, मतलब हटे कटे ज़बरदस्त दबंग टाइप हमारे जो दोस्त अहबाब होते थे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उन सब के नाम वहाँ तहरीर किए। और टीचर्स जो 3 हमने रखे वो रखे जो हमारे टाइप के फ्रेश होते थे, जिन्हें फ्रेश BS ऑनर्स या MS किया होता था और आ जाते थे वहाँ विजिटिंग फैकल्टी के लिए। तो हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं होता था तो गपशप आपस में अच्छी होती थी। उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया। उन्हें कहा सर आप जाएंगे एम्बेसी का प्रोग्राम है, तो बड़े खुश हो गए कि हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। खैर
कोस्टर अरेंज हो गई, एम्बेसी के जो भी लड़के शड़के थे उनसे बात होगी कि भाई हमारी ऑडियंस वाले भी आना चाहते हैं तो आप इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा जी यू आर मोर देन वेलकम, हमें तो इंतज़ार होता है कि कोई सुनने वाला भी आया हुआ हो। खैर 78 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डिबेटर्स गए, बीच में शहीद सियालवी साहब भी गए और 30 बंदे हमारे साथ और चले गए और 3 वो टीचर्स। रास्ते में जनाब पेट्रोल पंप आता है, मैं उन्हें कहता हूँ जनाब ज़रा गाड़ी रोको, पेंट कोट मैंने पहना होता है और साथ एक थैला सा पकड़ा होता है, तो गाड़ी रोको यार मैं वॉशरूम जाना है। गया वॉशरूम में तो शहीद साहब जा पेंट कोट में रहे हैं, वॉशरूम से निकल रहे हैं तो शेरवानी ओढ़ी हुई है। तो वो कहते हैं यार ये क्या चक्कर है। मैंने कहा यार गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ। अभी हमारी यूनिवर्सिटी से जो नेशनल लाइब्रेरी जहाँ पर एम्बेसी अपना प्रोग्राम करा रही थी उसका सफ़र कोई है 25-30 किलोमीटर का, तो घंटा लग ही जाता है। इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पर रश भी होता है। तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा यार चक्कर ये है कि जो तकरीर मैंने कल सर को सुनाई थी और तुम लोगों को भी सुनाई थी, मैं वो तकरीर नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो फिर? मैंने कहा यार मैं तो सच बोलने जा रहा हूँ आज, या आर होएगा या पार होएगा। कहते नहीं यार असी सारे कटे जाएंगे। मैंने कहा यार बात यह है कि अगर निकाले गए तो पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और जब लोगों को यह पता चलेगा कि इन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं तो तुम लोगों को अगर निकाला भी गया तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोग तुम्हें एडमिशन भी दिलवाएंगे और तुम्हारे अखराजात भी खुद अफोर्ड करेंगे। तो वो थोड़े से खैर उन्हें मैंने मुतमईन कर लिया और मैंने कहा बस मैं तकरीर शुरू करूँगा तो तुम लोगों ने जो है ना वो कर दे रहे हैं, सपोर्ट इस तरह करनी है कि किसी की ज़रूरत ना हो आके मुझे रोके। खैर मैं तकरीर करने गया, क्या तकरीर की वो आप देख लेंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ, सेमिनार क्या डिबेट कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है अब इनाम तो मुझे नहीं मिलना था क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोलने वाले को बागी और गद्दार का लेबल भी मिलता है। लेकिन तकरीर करके मैं ऑडिटोरियम से सीधा बाहर निकल गया और आधा ऑडिटोरियम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ। What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights and world's most well-educated nation, the United States of America, would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran, Iraq, and Yes, education is necessary for peace. But what kind of education? The message of love, peace and prosperity which was given to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message which was given to us by the Holy Quran that if you have killed a single human being, it means you have killed the whole humanity. And if you have killed the whole humanity, but unfortunately, the so-called international media, the so-called champions of human rights used to say, the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that Muslims are responsible for the terrorism. Let me ask you a question. What is the literacy rate of Israel? It's 97%. Then what is being done in Palestine? Thousands of Muslims children are getting what was done in Iran? What was done in Iraq? What was done in Syria? What is being done in Lebanon? What is being done in Burma? What is being done in Afghanistan? What is being done in Hyderabad, Dhaka and Gujarat? And what is being done in Indian occupied Kashmir? So, it has been proved that Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized. बाहर निकल गया और मुझे फ़ख्र इस बात का हासिल है, इस तकरीर में आपने सुना होगा कि मैंने आई एम द फर्स्ट वन जिसने अमेरिकन एम्बेसी के प्रोग्राम में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की बात की। For peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world. Then according to law of God, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law, what do you say about the nation where patients are the most sensitive about their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience, let me to express extent of these patients in my national language because English linguistics counts to drop by these patients. हमने हर दौर में नामूस से रिसालत के लिए छोड़कर सियासत का सिलसिला फजूल फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की।
मैंने अफ़गानिस्तान से फ़लस्तीन, कश्मीर से बर्मा तक के एक एक मुसलमान मजलूम की बात की और कहा कि दहशतगर्द असल तुम लोग हो, अमेरिका वालों, जो दुनिया का अमन तबाह कर चुके हो। खैर, जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो आधा ऑडिटोरियम नारे लगाते हुए बाहर आ गया। पोजीशन मेरे लिए वो नहीं थी कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते, वो तो देनी भी नहीं थी उन्होंने। पोजीशन मेरे लिए ये थी कि जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेके साथ, उन लोगों ने मेरा माथा चूमा था कि बेटा तुमने हक अदा किया, सच बोला,